घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। हरियाणा में हज का भाजपा गठबंधन टूटने के बाद अब महाराष्ट्र में भी सियासी गठजोड़ संकट में। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, भाजपा सबके हैं अपने समीकरण। गठबंधन में गांठ पड़ गए, वो गांठ जो खोला नहीं जा रहा है और राजनेता जो इन पार्टियों के हैं, भाजपा के, शिवसेना के, कांग्रेस के, एनसीपी के, वो लगातार कहते तो रहे हैं कि वो खोलना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। कम से कम जो अब तक की तस्वीर है वो बिल्कुल साफ नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में ये सारे दल, कांग्रेस पार्टी अलग लड़े, एनसीपी अलग लड़े, भाजपा अलग लड़े, शिवसेना अलग लड़े, क्या और ये आखिरी वक्त तक, जैसे कहते हैं, हार्ड नेगोशिएशन, बार्गेन करने की जो क्षमता राजनीतिक दलों में है अपनी अपनी, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो दिखा रहे हैं कि नहीं, उनमें कुवत है, उनमें वो नेगोशिएट कर सकते हैं आखिरी दौर तक, आखिरी समय तक, आखिरी पल तक, जहां तक वो इसको खींच सकते हैं, वो खींचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हुसैन दलवाई साहब हैं, सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंदकिशोर गर्ग हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीत वर्मा जी हैं, हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार। 3 सवाल है। एक सवाल कि क्या गठबंधन महाराष्ट्र में हरियाणा की जैसे भाजपा और हजका का टूटा, उसी तरह से शिवसेना और भाजपा का गठबंधन टूट के कगार पे है, या टूट चुका है, या टूटने वाला है, या ये सिर्फ नेगोशिएशन है? एक, कांग्रेस और एनसीपी क्या दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव जाने की तैयारी में भी है? ये 2 अलग अलग सवाल नहीं है, 2 अलग अलग गठबंधन के लिए। लेकिन एक अहम सवाल है कि क्या सिर्फ सीट की संख्या, सीटों की संख्या को लेके ही ये जो बवाल है इस वक्त, उस सीटों की संख्या को लेके है, या उसके आगे भी कुछ है? क्योंकि 126, 130, 135, 155, 151 ये जो आंकड़े हैं, इसमें 2, 4, 5, 10 सीटों के लिए क्या 50-25 साल पुराना जो दोस्ती है उनकी वो खत्म होने वाली है? या इसके साथ साथ मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेके भी लड़ाई है? या मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर जो लोकसभा में जो वोट प्रतिशत मिले थे, अगर आपको हम महाराष्ट्र की एक तस्वीर दें, उसमें बीजेपी को 27.3% वोट मिला था, जबकि शिवसेना को 20.6% वोट। इसके अलावा जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी को 18.1% वोट और उनके सहयोगी एनसीपी को 16% वोट मिले थे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट, बीएसपी और छोटे छोटे दलों को 1%, 2%, 3% मैक्सिमम इंडिपेंडेंट को वोट मिले थे। ये तस्वीर है। अपने आप में अगर देखा जाए तो 27.3% वोट सबसे ज़्यादा भाजपा को मिले। क्या यही कारण है कि भाजपा को लग रहा है कि मोदी लहर है, मोदी असर है, मोदी का जो असर है अभी भी लोकसभा के बाद भी महाराष्ट्र में कायम है, इसीलिए वो बार्गेनिंग कर रही है? या फिर कुछ और कारण है? हम अपने जो हमारे साथ पैनल है उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को देखते हैं कि क्या गठबंधन है। नंदकिशोर जी, ये बार्गेनिंग है आखिरी पल तक कि बार्गेन करते रहेंगे जब तक? मैं समझता हूँ दोनों दलों में आज 2 कमी मुझे लगता है खल रही होगी आप लोगों को, पत्रकारों को भी। बाल ठाकरे थे एक ऊंचे कद के व्यक्ति, और प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, उनका ना होना। आज 24 साल का बाल ठाकरे का ग्रैंडसन, ये आपको, आपके पार्टी के नेता के रूप में आपको लगता है कि ये कमी आपको भी? मुझे लगती है, मैं पार्टी का कोई ऑफिशियल वो नहीं हूँ, प्रतिनिधि यहाँ, परंतु जो मुझे लगता है कि आदित्य आज हमें सरमन देगा खुद 24 साल का, कि 25 साल के गठबंधन को बचाना चाहिए। 25 साल में कितना परिवर्तन हुआ है देश की राजनीति में। हम महाराष्ट्र में एक, मैं समझता हूँ, फ्रिंज पार्टी थी कभी जी, और आज हम पूरे देश के अंदर, और आपने जैसे परसेंटेज भी बताई, 27% वोट लिया, परंतु जिद करना उन सीटों के लिए भी हम ही लड़ेंगे जब 5 बार वो हार चुके हैं जी, ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक समझदारी नहीं है। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्लेम करते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, एक तरफ ये भी क्लेम करते थे ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति आज तक चुनाव नहीं लड़ा है। वो सारी चीज़ें मित्र हैं हमारे, और अभी मुझे लगता है कि नेगोशिएशन है ये फैसला, क्योंकि 25 तारीख अंतिम तारीख है शायद नॉमिनेशन की, 25 या 26
27 को तो वो है जांच है शायद, जो भी है मुझे लगता है। और 2 दिन का ये तमाशा है, चारों पार्टियां कर रही हैं राजनीति का एक विकृत रूप। आप ये कह रहे हैं कि अभी ये तमाशा है? मुझे जो लगता है व्यक्ति, इस तमाशा के पीछे कोई मकसद होगा तब हमेशा। मकसद तो सत्ता है, अगर प्लेन वर्ड्स में कहें, जो पत्रकार कह सकते हो, मेरे जैसा व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मकसद तो बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। देश की जनता सब कुछ समझती है, और देश की जनता जो अपना निर्णय करती है वो किसी को पसंद आए ना आए, वो हमेशा ठीक किया है। महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है? महाराष्ट्र की जनता के सामने जो विकल्प है वो गठबंधन महाराष्ट्र की जनता सोचती है गठबंधन के बारे में दलवी साहब, या सिर्फ पार्टियां और नेता सोच रहे हैं गठबंधन के लिए, या जनता को भी लगता है नहीं गठबंधन होना चाहिए? ये सवाल थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये सवाल एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 90 के बाद इस देश में सरकारें गठबंधन की ही हो रही है, लेकिन 2014 के बाद वो एक नए 2014 तरह की सियासत, 2014 या उसके पहले राजीव जी जिस तरह से सत्ता पे आए, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात गई है कि गठबंधन के जरिए ही सरकारें बनेगी, और जब गठबंधन होता है तो लोगों को ये लगता है कि हाँ ये लोग जीतेंगे। अभी पार्टी के बारे में बोलने के बजाय लोग गठबंधन के बारे में बोलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन रहना लोकतंत्र के लिए वो बड़ी बुरी बात है, ऐसा मैं समझता नहीं। क्योंकि अपने इधर अपना जो समाज है वो आड़ा टेढ़ा ऐसा विभाग आ गया है। लोग वहां के गठबंधन चाहते हैं, या लोग चाहते हैं क्लियर कट कोई पार्टी आए सामने में, अपनी नीति अपनी सोच अपने नेता को रखे आगे, हम देख के तय करेंगे ये गठबंधन में कौन किसको चुनेगा, चुनाव के बाद क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, कौन किसके लिए क्या करेगा, ये तमाम कंफ्यूजन को अब लोग दूर करना चाहते हैं। नहीं, अभी तो लोग ये चाहते हैं कि कौन सा गठबंधन होता है, गठबंधन होगा उसको ही लोग सत्ता पे लाएंगे। अगर अकेला कोई जाने लगा तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज लोग करेंगे, ये ध्यान में हम लोगों ने रखना चाहिए। गठबंधन ये ऐसा है, यहाँ सत्ता अभी ये आपके लिए राजनीतिक दल के नाते आपके लिए ये हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन एक आदमी जो मतदाता है जिसको ये समझना है कि कौन किस पार्टी की नीति नेता कौन है जिसके लिए हमें मतदान करना है, जो हमारे लिए काम करेगा, उसको साफ साफ तस्वीर चाहिए। ये गठजोड़ की तस्वीर जिसमें तस्वीर साफ नहीं हो रही है उसको अब नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी नहीं बात है। यहाँ अभी मोदी साहब आए, बड़े पैमाने पर उनके पास मेजॉरिटी है, तो अभी गठबंधन उन्होंने तोड़ा नहीं, जहाँ तक हो सके गठबंधन रखा है। बंगाल का उदाहरण मैं दूंगा कि सीपीएम को हमेशा मेजॉरिटी मिलती थी, तो भी सीपीएम ने दूसरे जो लेफ्ट पार्टीज थी, फॉरवर्ड ब्लॉक होने दो, सीपीआई होने दो, उन लोगों को साथ में लेके ही राजनीति की। चलिए, तो मेरा कहना ऐसा है कि इस देश में हम ही रहेंगे, नहीं इस देश में हम ही रहेंगे। अब जो 2014 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जिस तरह से लोगों ने मतदान किया है, जिस तरह से लोगों ने एक निर्णायक मत दिया है, फैसला दिया है। राजू सेठी साहब हैं, महाराष्ट्र से हैं, बीजेपी और शिवसेना के सहयोगी गठबंधन दल के नाते उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि वो तय करें इस गठबंधन को, उसमें जो भी करना है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया। राजू सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके अल्टीमेटम का क्या हुआ? मैंने अल्टीमेटम दे दिया था। आज दोपहर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ मेरी बात हो गई, और मैंने उनको कहा कि महाराष्ट्र की जनता की एक इच्छा है, वो चाहती है कि महायुति के नाम पे सब गठबंधन के सभी दलों को एक साथ लेकर चुनाव के सामने जाना चाहिए जी। महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है। तो इस तरह से अगर कोई तनाव आए दो दलों में तो खत्म होना चाहिए, और आपस में बातचीत करके जल्दी जल्द कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। चलिए, आपको महाराष्ट्र के भी लोग देख रहे होंगे। राजू सेठी साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर समस्या कहां है इस गठबंधन में? समस्या ये है कि पिछले 25 सालों से शिवसेना के पास 171 सीटें थी, और बीजेपी के पास 117 सीटें थी, और इसके बीच बीजेपी चाहती थी कि पिछले 25 साल में बहुत सारे लोग शिवसेना को छोड़ के पार्टी छोड़ के गए हैं, और
भारतीय जनता पक्ष नए स्वरूप से पार्टी उभर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़नी चाहिए, ये मांग थी। और दूसरा मुद्दा यह है कि पिछले 25 साल में शिवसेना के पास 59 सीटें ऐसे है कि वहाँ एक बार भी जीत नहीं पाई, और बीजेपी के पास 17 सीटें ऐसे है कि जिस जगह पर बीजेपी जीत नहीं है। इसलिए इन सीटों के बारे में हम एक साथ बैठेंगे और हमारे जो घटक दल है बाकी छोटे छोटे उनको भी साथ लेंगे, और ये 70-80 सीटें किस तरह से हम जीत सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए। ये प्रस्ताव था बीजेपी का, लेकिन शिवसेना को ये मानने के लिए तैयार है नहीं। आपसे अगर गठबंधन जिस तरह की स्थिति है, ऐसा लोग जो जानकार है वो मान रहे हैं कि नहीं, गठबंधन आखिर वक्त में जाके गठबंधन हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल ये जवाब जानना चाहता हूं कि क्या अगर बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो आप जैसी पार्टी क्या करेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक साथ रहे, और कल तक हम राह देखेंगे, लेकिन इसके बाद 4 छोटे घटक दल है, हमने तय कर दिया है एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर दिया है, और हम ये तय करेंगे कि महायुति ऐसी रहेगी, महायुति का अस्तित्व रहेगा, और शिवसेना और बीजेपी के में से एक किसी दल को लेकर हम महायुति बरकरार रखेंगे, और उसी महायुति के तहत हम चुनाव के सामने जाएंगे। यहाँ तो महायुद्ध है, इस वक्त तो महायुद्ध चल रहा है। शेट्टी साहब, आपकी एक पार्टी बड़ी पार्टी अगर बाजू हो जाएगी तो महायुति कहाँ रही? ये छोटी युति हो गई, लघु युति हो गई। बोलिए, एक बड़ी पार्टी तो हमारे साथ आएगी। अरे हाँ, लेकिन वो लघु युति होगी, महायुति कहाँ? हुसैन दलवाई साहब हैं, आपसे जो चुनाव जीतेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि महायुति चुनाव जीते। महाराष्ट्र की जनता के अगर उनके जो लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी को मिला था, और विपक्ष का नेता भी बीजेपी का है, कम सीटें लड़के भी जीती। राजू सेठी साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन इज राजू सेठी साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए पुष्पेंद्र, एक सवाल उनसे पूछना था कि मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई है सीट को, क्या इस वक्त जो तस्वीर भाजपा शिवसेना जो भी तमाम तरह के बयान एक के बाद एक दूसरे के पाले में बॉल फेंकते जा रहे हैं, वो उधर से फेंक रहे हैं, ये इधर से फेंक रहे हैं, स्थिति क्या बनने वाली है? गोल दोनों तरफ से होगा या एक तरफा गोल होना है? अब नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ बयानों को देखें शिवसेना के बारे में, मेरा मानना यह है कि राजनीति में जो फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत बड़ा पेच होता है वो शिवसेना के कहीं डिक्शनरी में नहीं है जी। जो वो कहते हैं फिर वो उस पर अड़िग भी रहते हैं, और बहुत कम रेयर केसेस देखे हैं जो उनका इतिहास है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी में पीछे चले जाएं। अगर आप पिछले कई दिनों के बयान देखें कि एक तरफ सामना में एक लेख छपता है जिसकी हेडिंग होती है कि भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर रहना चाहिए। ये लेख उसके दूसरे दिन छपा था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भी जो 4-5 राज्यों में जो उपचुनाव हुए थे उसमें जिस तरीके की हालत हुई है, एक लेख आया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना लेती है, देती नहीं, किसी से लेती नहीं है, देती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद कल जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस करते अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमने साफ कर दिया है कि हम 119 से आगे नहीं देंगे, अब अगर इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। फिर जो बात अभी गर्ग साहब ने कहा कि किस तरीके से इस क्रिटिकल टाइम पे जब बहुत सारे लोग बड़े लेवल पे माथापच्ची कर रहे हों और एक ज्वाइंट मीटिंग होने वाली हो, उस ज्वाइंट मीटिंग में के अंदर 25 साल पुराने गठबंधन को बचाने के लिए उन्होंने 24 साल के अपने बेटे को भेज दिया। उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हैं। इसके अलावा आप देखें कि साथ साथ उन्होंने यह भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस बात को उन्होंने याद दिलाया कि 2002 में जब आप क्राइसिस में फंसे हुए थे, जब आपके साथ संकट था, पार्टी के अंदर संकट था और बाहर से संकट था, तो बाल ठाकरे ने आपकी मदद की थी। फिर उन्होंने कहा कि हम
आपके मिशन 2272 के तो हम भी लगे थे दाव में, लेकिन अब आप हमारे 150 के मिशन में लगे। इन तमाम शब्दों में कहीं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। स्टेट है, आपको समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं तो आप मत समझिए। इसलिए उनके यहां कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती हो, कोई कई प्रोसेस हो, कोई लेवल हो, वो चीज नहीं है। बीजेपी के अंदर तो फिर भी कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है या दूसरी पार्टियों में, वहां वन मैन शो है। और अगर उन्होंने कह दिया है तो इसका मतलब यह है कि उनकी ईगो उस लेवल पर पहुंच गई है जहां से पीछे आना बहुत मुश्किल है। बात सबसे बड़ी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बराबर एक बात को गा रहे हैं कि लोकसभा में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा था, तो लोकसभा में तो वोट परसेंटेज आपका जो हरियाणा में था उस हिसाब से तो आपको 52 सीटें मिलनी चाहिए। जो वोट परसेंट आपका लोकसभा में बढ़ा था बिहार में, उसमें तो आपको 10 में से 8 सीटें उपचुनाव में मिलनी चाहिए थी। तो ये जो तर्क है, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की गलतफहमी में हैं कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने नहीं चुनाव जीता है। लोकसभा के चुनाव को नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए जीता है। लिहाजा लोग इस गलतफहमी में लगते हैं, अति उत्साह में लगते हैं कि जो रिजल्ट, जिस तरीके का मतदान, जिस तरीके का बहुमत नरेंद्र मोदी की क़यादत में पूरे मुल्क में आया है, वो विधानसभा में भी होगा। वो नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर आप कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ा और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बीजेपी को ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए। अगर बीजेपी ने यहां अपनी अडामेंट बनाए रखे और इस गलतफहमी में रहे कि नरेंद्र मोदी के चलते सब कुछ होगा, जबकि उनके पार्टी अध्यक्ष महाराष्ट्र में जाके कह चुके हैं कि हमें नरेंद्र मोदी की लहर पर ही निर्भर नहीं रहना है, तो लेकिन वही पार्टी के नेतृत्व आज कह रहे हैं कि 135 सीट उसी नेतृत्व का, उन्हीं नेताओं की तरफ से मांग भी की जा रही है पुष्पेंद्र। वो अमित शाह की तरफ से ही पार्टी अध्यक्ष वही है। कि देखिए, एक तरफ तो वो ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ मीटिंग भी कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग भी हुई, उसमें नरेंद्र मोदी भी थे, उसके बाद भी वो गठबंधन रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके के तर्क दे रहे हैं, आज इनके पास प्रमोद महाजन नहीं है, आज गोपीनाथ मुंडे नहीं है, आज इनके पास महाराष्ट्र में बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन शिवसेना के भी बाल ठाकरे अब नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये देखिए तो बाल ठाकरे की, लेकिन उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे के बाद ये पहला चुनाव है, उसका सिंपैथी मामला है। वो लोकल पार्टी है, उनका जिस तरीके से कैडर है उस तरीके का कैडर बीजेपी का नहीं है। दोनों में फर्क है। चलिए उपेंद्र जी, जो इस वक्त एक दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हैं, इस नेगोशिएशन में असल मसला कहां फंस रहा है जहां ये तमाम चीजें अभी रुकी हुई है? देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए यही इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो नहीं चाहेंगे कि लोगों में यह मैसेज जाए कि बाल ठाकरे के बाद उनकी पार्टी कमजोर हुई है। क्योंकि राज ठाकरे हैं जो इस तरह के मैसेज का फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। तो वो उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है ये कि अपनी स्थिति को बरकरार रखना। बाल ठाकरे के समय में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में जो गठबंधन होता था, जो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उस परिणाम से कुछ तो उसमें सबक है तो शिवसेना के लिए। बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा खड़े थे, जिसको ज्यादा परसेंटेज वोट 18 सीटें तो शिवसेना के पास है, 23 उनके पास है, कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं। वोट प्रतिशत में अगर देखें, 27% इसलिए ज्यादा है कि उसके ज्यादा उम्मीदवार खड़े थे। अगर जिसके उम्मीदवार ज्यादा खड़ा होगा उसके पास ज्यादा वोट आएगा। बीजेपी के कितने खड़े थे? तो आप ये कह रहे हैं कि इस समय बीजेपी को कितने थे? उपेंद्र जी, आप और पुष्पेंद्र ये सजेस्ट, जो आपका मानना है कि इस समय बीजेपी जो अपने रुख पे कायम है, या एक जो सीट बढ़ाने को लेके आगे के अपना सीट बढ़ाना चाहती है वहां पे गठबंधन में, इस पे बीजेपी को रीथिंक करना चाहिए? आप ये नहीं कर रहा हूं दिलीप जी, मैं दोनों पत्रकार, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं जी। आप क्या कह रहे हैं? मैं पहले कंप्लीट कर ले। क्यों ऐसा करे वो मैंने बतलाया। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास अपने तर्क हैं, क्योंकि 1990 के बाद से, 89 के बाद से अलग अलग चुनाव दोनों लड़े ही नहीं है। तो दोनों को अपनी ताकत का सही अंदाजा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इनमें से, चलिए अभी अंदाजा नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके पास लौटता हूं। गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मेरे इसमें इतना ही याद दिलाना है कि 59 सीटें जो शिवसेना कभी नहीं जीती है 25 साल, 19 ऐसी सीटें जो हम नहीं जीते। असली मसला ये है सीट 59 और 19 की, जो वो जीते ही नहीं, जो आप जीते नहीं, और हम 19 हैं, वो 59 है। लेकिन ये फार्मूला पिछले बार क्यों नहीं याद आया था आपको? ये अलग अलग मामला है, है, बेसिक बात है। लेकिन एक बात ध्यान में लाना चाहता हूँ आप लोगों के, कि इनका जो गठबंधन हुआ, वो गठबंधन 1990 में हुआ जी। 1990 में उनकी सरकार आई नहीं, लेकिन 95 में उनकी सरकार आई जी। उस वक्त उसमें एक भूमिका ऐसी थी कि देश में आप, यहाँ हम, महाराष्ट्र में हम, ये भूमिका मान्य की गई थी। इसलिए उन्होंने ज़्यादा सीटें इनको दी
लोकसभा को दी, लोकसभा के लिए दी, कम सीटें खुद नहीं ली। अभी ये जो बोले वो उपेंद्र जी बोले वो बराबर है, क्योंकि उन्होंने कम सीटें लेके भी ज्यादा सीटें चुन के लाई हैं। ये देखिए 19 सीटें उनकी थी, उन्होंने 18 सीटें चुन के लाई। पर हम विधानसभा हम ज्यादा जीत के आए, हम आज विपक्ष के नेता नहीं, वो ये सही बात है कि लेकिन विधानसभा के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि शिवसेना कभी नहीं इतने आज ग्रामीण विभाग में गई है, ये तो मानना पड़ेगा। उनका विधानसभा में थोड़ा उनको धक्का जो पहुंचा वो राज ठाकरे की वजह से शहर में, खास करके मुंबई में बड़ा धक्का पहुंचा, इसलिए इनकी महाराष्ट्र के सियासत पे बहुत पैनी नजर रखते हैं वेंकटेश केसरी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वेंकटेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो इस वक्त बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस में गठबंधन को लेके जो स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस तो है नहीं है, ये सिर्फ नंबर गेम का चल रहा है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ये दो नेशनल पार्टीज है, ये वरिष्ठ नेता अभी इस इश्यू में इंटरवेन करना नहीं चाहते हैं। हालांकि आप देखिए कि बीजेपी और शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में पावर सामने दिखाई दे रही है, लेकिन तू बड़ा कि मैं बड़ा, इसके अंदर वो अपने सभी वर्कर्स के अंदर उनके जो वोटर है वहां कंफ्यूजन करना चाहते हैं। आज तक की जो हिस्ट्री रही है, लोकसभा में बीजेपी नंबर 1 बड़ी पार्टी होती है और असेंबली में शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी मानी जाती है। ये फॉर्मूला 1990 से चल रहा है, जबकि प्रमोद महाजन, लालकृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोगों ने मिलके एक अलायंस बनाया था, वो कांग्रेस को एक अल्टरनेट के रूप में। लेकिन ये जब से लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद में बीजेपी को लगा कि महाराष्ट्र में पूरी जमीन हमको मिलनी चाहिए, और जो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमारा रहेगा, सीटों तय करने के पहले उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमारा रहेगा। इससे जो माइल्ड नेचर के जो उद्धव ठाकरे है जी, उनको लगा कि कहीं ना कहीं उनको बिलिटिल करने की कोशिश है, उससे रिएक्शन आ रही है। जहां तक कांग्रेस और एनसीपी की बात है, एनसीपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीट जीती तो अपने आप को इक्वल पार्टनर मानती है। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें लोकसभा की महाराष्ट्र में मिली, लेकिन कांग्रेस का नेता वो एनसीपी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एनसीपी ये कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में डीएमके बन गई है, उनके करप्शन का इश्यू हम पे आ रहा है। अब ये बातें जो है, जहाँ ये तो ठीक है स्टेट लेवल में झगड़े होते हैं, बार्गेनिंग होती है, लेकिन इसके अंदर नेशनल लीडर्स दोनों पार्टीज के, कांग्रेस और बीजेपी के, उन्होंने इंटरवेन करना चाहिए था, जो अभी तक उन्होंने इफेक्टिवली नहीं किया है। आप तो लगातार इनके आप लगातार नजर रखे हुए, लगातार आप इनके संपर्क में है। क्या खबरें आ रही है कि क्या ये गठबंधन दोनों टूटने वाले हैं या गठबंधन दोनों चलने वाले हैं? ऐसा है कि आज के जो डेवलपमेंट है जी, वहाँ भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने एक प्रपोजल दिया है उद्धव ठाकरे को। यहाँ कांग्रेस और एनसीपी के नेता कल बम्बई में मिल रहे हैं। तो ये जो जेस्चर है, ये बढ़ाने के लिए नहीं, मिटाने की है। जो सीट शेयरिंग के ऊपर जो डेडलॉक हुआ है, स्टेलमेट है जी, वो कैसा छूट जाए इसकी कोशिश में दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आने वाले 24 घंटे में कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट दोनों फ्रंट में दिखाई दे। आपको यह लगता है कि दोनों गठबंधन वहां महाराष्ट्र में जारी रहने की पूरी गुंजाइश है? आप देख रहे हैं हम, क्योंकि जो रवैया चेंज हुआ है, कल तक एक भाषा थी और आज से सवेरे से डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत चेंज दिखाई दे रहा है। वो चेंज जो तोड़ने के लिए नहीं है जी, ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की है जी। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश केसरी साहब, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत जी, आपसे एक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले, हु कैन अफोर्ड, कौन इसमें से बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, कौन ऐसी पार्टी है जो गठबंधन इस वक्त तोड़ने की सोच सकते? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टांस है, ये तय बात है कि कोई भी इसमें पार्टी अभी ब्रेक नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती। ये केवल वहाँ जो रीजनल एस्पिरेशन है, वहाँ के जो लोकल उसके सपोर्टर हैं और स्थानीय जो उनका लीडरशिप है जी, उसको ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और बेसिकली ये जो दबाव है दोनों ही, चारों ही पार्टियों पर,
ये दबाव की सियासत है, ये दबाव की सियासत है। और चारों पार्टियों के जो लोकल लीडरशिप है वो दबाव बनाए हुए है सेंट्रल लीडरशिप पे कि हमारे एस्पिरेशन को आप बनाए रखो। अभी उम्मीद है खासतौर पे भाजपा शिवसेना की तरफ जो आपस में जो रस्साकशी चल रही है उसमें शिवसेना के जो देख रही है सत्ता, अगर 3 टर्म के बाद सत्ता की आहट अगर उनको सुनाई दे रही है तो वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि आप सत्ता में आ सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। शायद इसी के लिए ये रस्साकशी चल रही है। चलिए इसी के लिए रस्साकशी। एक छोटे से ब्रेक के बाद चलेंगे कांग्रेस और एनसीपी के कैंप में, देखते हैं कांग्रेस और एनसीपी में इस वक्त किस तरह की गांठें हैं वो खुल सकती हैं, कौन खोलने वाला है ये भी देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है घटनाचक में आपका। हम चर्चा करेंगे कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन, क्या जो मांग है इस वक्त आधी सीटें 144 हुसैन दलई साहब, इस 144 के पीछे का क्या सोच क्या है? 144 बोलते हैं वो, 144 नहीं, वो ऐसा 130 तक जाना चाहिए वगैरह वगैरह उनके दिमाग में है। 144 बोलते बोलते ऐसा वो बार्गेनिंग की बात है, दूसरा कोई उसमें तथ्य नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि इनका गठबंधन रहता है कि नहीं रहता है वो सोच रहे हैं ऐसा। और मुझे ऐसा तो अभी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन के में जो लड़ाई है उसके कारण ये मांग है, अगर एक बार ये सेटल हो जाए हाँ, तो फिर एनसीपी सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएगी। और कल तो उनकी आपस में कांग्रेस और एनसीपी की चर्चा भी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। कई दफ़ा उन्होंने अल्टीमेटम दिए, अभी 2 घंटे रहे, आधा घंटा रहा, इस तरह की बातें भी हुई, लेकिन गठबंधन टूटा बिटा नहीं, गठबंधन टूटेगा ही नहीं। गठबंधन तोड़ना हमसे लेकिन जो बात एनसीपी को होगा, ध्यान में रखिए। देखिए आपको 2 सीटें मिली है, एनसीपी को 4 सीटें मिली है, आपसे डबल सीटें लोकसभा चुनाव में मिली है, तो क्या आपको लगता है ये अनरीजनेबल डिमांड है उस स्थिति को देखते हुए? 8 थी, उनकी 4 हो गई। मैं ये समझता था कि अगर 8 की उनकी 16 होती तो इस तरह की बात वो करते तो मैं समझ सकता। हमारी 2 हो गई, ये सही बात है। कितने से? ये वास्तव है, वो भी बता दो ना कितने से 2 हुई? 16 थी, 16-17 थी, उसकी 2 हो गई। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उसमें उनमें से 3 सीटें ऐसी है कि जहां बीजेपी शिवसेना का सिंबल ही नहीं था। एक ही जगह सिंबल था, वो कोल्हापुर में, और कोल्हापुर में उनकी सीट सही माने में आई। सातारा की सीट लीजिए आप, सातारा में भी सिंबल अगर होता तो मैं मानता हूँ सातारा की सीट आ सकती थी, क्योंकि वो राजा लोगों में काम करने वाला है। लेकिन उनकी 2 सीटें नहीं आती अगर सिंबल होता तो हमारे खेमे में बैठते। तो ये आपके बीच में और एनसीपी के बीच में अभी असल मसला क्या है? ये जो 144 ये इसके पीछे असल मकसद क्या है? ज्यादा महत्वाकांक्षी वो लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को कौन सी भी हालत में चीफ मिनिस्टर बनना है, और इसलिए पहले पार्टी लाई है सत्ता पे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर की बात है। ये उनके ध्यान में आता नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हम आने वाले हैं, कि ये समाज हमारे साथ है, वो समाज हमारे साथ है। इस तरह का जो हमेशा चलता है वो गलत बात है। मैं आपको बोलता हूँ, महाराष्ट्र में तो मराठा समाज ने, मैं जब इलेक्शन लड़ा मराठा समाज के लोगों ने मुझे वोट दिए थे। ऐसी कुछ बात नहीं कि ये समाज वो समाज। और शिवसेना की खासियत ये है कि वो समाज बिल्कुल नहीं देखते। तो इस वक्त जो आपके गठबंधन का जो वोट है, जो जनाधार है, वो क्या मराठा है या गैर मराठा है? मैंने ऐसा हमारे कांग्रेस का मराठा, गैर मराठा, मुसलमान, नॉन मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो टेलीविजन के लिए बहुत अच्छा है जो बात आप कह रहे हैं, टेलीविजन के लिए तो मैं स्वीकार कर लूंगा, चलिए आपको बोल, लेकिन आप भी जानते हैं कि दिलीप साहब ये ध्यान में रखिए कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी, अपना संगठन और अपना कार्यक्रम उसके जरिए लोगों तक जाती है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो बता दें क्या है? नारायण राणे की आइडियोलॉजी शिव सैनिक वाली है या आप वाली है? उनको
जो कांग्रेस में आता है उसको कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही मानना पड़ता है, वो शिवसेना की कैसी होगी जी। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको टोका जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो छोड़ के जा रहे थे आपने, संजय निरुपम भी, ये सब लोग जो थे शिवसेना से जो लोग, संजय निरुपम का एक ऐसा वाकया दिखाइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वहां तक, वहां जब एक व्यक्ति किसी और पार्टी में होता है तो वो कम्युनल होता है, कांग्रेस में आने के बाद वो सेक्युलर हो जाता है। वो कम्युनल व्यक्ति नहीं होती, अच्छा, पार्टी होता है, विचारों का भाग होता है। अच्छा, ये विचारों का भाग है। यहाँ आने के बाद ये इस तरह से वो बोलते हैं क्या, तो आपकी लड़ाई वहां पे जो है आपकी और शरद पवार संजय निरुपम होने, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के लिए, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के लिए, एनसीपी और कांग्रेस के लिए जो गठजोड़ का कारण है वो सिर्फ वो आपके जो विचारधारा है, जो कह रहे हैं सेक्युलरिज्म जो है वो है, कम्युनलिज्म से लड़ना है वो है, यही है विचारधारा मुख्य रूप से है। उसीलिए तो ऐसा है कि आपस में एक मुद्दे के ऊपर वो पार्टी तोड़े उन्होंने जी, और मुद्दा था सोनिया जी के विदेशी मूल का। उसके बाद उनके आहिस्ता आहिस्ता ध्यान में आया कि विदेशी मूल का मुद्दा चलने वाला नहीं है। उस वक्त उन्होंने छोड़ा पूरा, ऐसा नहीं, लेकिन उनको लगा कि यही एक पार्टी है कि जिसके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपका स्वाभाविक गठबंधन है। हाँ, वो नेचुरल एलाइज है। हाँ, 98 में हम लोग, इसलिए इस गठबंधन को टूटने का कोई कारण नहीं है। विदेशी मूल का मुद्दा भी उन्होंने छोड़ा। पवार शिवसेना और दलवाई साहब से पूछूंगा, 1977-78 में क्या शरद पवार कांग्रेस छोड़ के आए थे, शिवसेना और हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, याद है या नहीं? शिवसेना और आपके समर्थन से नहीं बने थे, जनता पार्टी की, और जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, अब आरएसएस की आइडियोलॉजी, हम तो वही थे जो आज है। नहीं, वो कह रहे हैं पार्टी, वो कह रहे हैं व्यक्ति का कोई फर्क नहीं होता है। पुष्पेंद्र, ये जो आप देखिए, जो एक नंदकिशोर जी जो बात कह रहे हैं, हुसैन दलवाई साहब वो कह रहे हैं कि देखिए एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो है कम्युनल फोर्स से लड़ना, और ये सेकुलर फोर्स की तरह वहां काम करते हैं। तो शिवसेना और कांग्रेस भी मिलके रही है, एनसीपी अभी नासिक में, इसलिए उस गठबंधन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। लेकिन व्हेन यू आर अ नेचुरल एलाय। दलवाई साहब से मुझे एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि इस देश की एकमात्र और सिर्फ अकेली देश की सेकुलर पार्टी है जी, और जितना सेकुलरिज्म पे इनका प्रॉपर्टी राइट है उस पे किसी का है ही नहीं और उसको कोई छीन भी नहीं सकता। लेकिन ये अजीबोगरीब सेकुलरिज्म है इनका कि बिहार में उपचुनाव में सेकुलरिज्म को बचाने के लिए लालू और नीतीश के साथ खड़े होकर 2 सीटें मिलती हैं, 1 जीतते हैं। उत्तर प्रदेश में सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है, वहां 10 में से 0 आते हैं, वहां गठबंधन नहीं होता। तो आप ये कहिए कि जहां जहां आपको सेकुलरिज्म की दुकान चल सकती है वहां आप सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, और महाराष्ट्र में आपको सेकुलरिज्म नजर नहीं आ रहा। इस वक्त आप क्या कह रहे हैं कि हमें देखिए एडजस्टमेंट है, उनको सोचना चाहिए। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने सेकुलरिज्म का जो नारा है इनका प्रॉपर्टी राइट, उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में नहीं किया है, उसे नहीं डराना शुरू किया। अभी ये 2-3 दिन के बाद एनसीपी को डराएंगे कि अगर आप अलग हुए तो देखिए कम्युनल ताकतें आ जाएंगी, ये सेकुलरिज्म का एजेंडा यहां चलाएंगे। लेकिन अभी नहीं है, अभी सत्ता इंपॉर्टेंट है कि किसी तरीके से बचाया जाए। दलवाई साहब दूसरा जवाब ये नहीं दे पा रहे कि ये कैसे होगा कि एक तरफ आपके पार्टी के लोग, आपकी राज इकाई के लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने पूरे देश में कांग्रेस को डुबोया है, कृपया करके यहां ना आए जिसकी वजह से हम भी डूब जाएंगे। दूसरी एनसीपी का गुस्सा यह है कि आप देखें कि महाराष्ट्र में लोकसभा में वो ज्यादा जीते हैं, महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है, उनका कैडर वहां है। कांग्रेस पार्टी के पास एक मुख्यमंत्री इनके अशोक चौहान करप्शन में थे, वो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, फिर राहुल गांधी ने कहा हम इनको हटाएंगे, फिर नहीं हटाया, फिर टिकट नहीं देंगे, फिर टिकट दे दिया। पृथ्वीराज के खिलाफ कई सारे आरोप हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आप एक तरफ तो सेकुलरिज्म के नाम पे बार बार डराते हैं शरद पवार को, अब शरद पवार ने आपको डरा दिया है भ्रष्टाचार के चलते कि वो चाहते हैं कि जो गति आपने पूरे देश में हर उस पार्टी की है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर में की हो, चाहे डीएमके की आपने तमिलनाडु में की हो, चाहे आपने मायावती की हो, अब वो चाहते हैं कि कम से कम हमें बख्श दें। इस पे उनका क्या कहना है? आप बहुत सारी बातें एक दम में कही। वो सिंपल सा एक सवाल कह रहे हैं कि आप सेकुलरिज्म के लिए कश्मीर में तो गठबंधन तोड़ लेते हैं और वहां कहते हैं स्वाभाविक है। नहीं, कश्मीर वहां सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं होती। कश्मीर का गठबंधन कांग्रेस ने नहीं तोड़ा है, उन्होंने तोड़ा है। सर तो ऐसे ये भी तोड़ना चाहते हैं, यहाँ भी एनसीपी कह रही है, आज भी हम बिल्कुल गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते। सवाल यह है कि हम किसके साथ गठबंधन करें।
हम ये आज कोई किसने ये सवाल उठाया क्या कि अगर गठबंधन नहीं होगा तो कांग्रेस बीजेपी के साथ जाएगी, कांग्रेस शिवसेना के साथ जाएगी, या कांग्रेस और बहुत सारी, लेकिन ये सवाल तो हो रहा है कि शिवसेना और एनसीपी जा सकती है, ये बातें तो हो रही है। अभी उसका विचार उन्होंने करना चाहिए, ऐसा लोगों के दिमाग में क्यों है, और इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। ये देश दूसरे से ये सेक्युलरिज्म कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते। सेक्युलरिज्म इस देश की दलवाई साहब इमरजेंसी में बाल ठाकरे ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था और कांग्रेस ने शिवसेना को बढ़ावा दिया था, क्या सत्य नहीं है? जब तो आप चलिए उपेंद्र जी, दो अहम सवाल है। एक सवाल है कि कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के बीच में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बीजेपी शिवसेना का तो चल लड़ाई जारी है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के बीच में असल मुद्दा है क्या है? देखिए, हमें लगता है कि ये दोनों गठबंधन है जी, दोनों चारों पार्टियों की नजर एक दूसरे गठबंधन पर भी पड़ी हुई है। एनसीपी कांग्रेस के नेता ये भी देख रहे होंगे कि ये दोनों के गठबंधन का क्या होता है, ये दोनों पार्टियां ये देख रही है कि ये दोनों के गठबंधन का क्या होगा। तो ये आपने समझिए कि ये दोनों लड़ रहे हैं तो बिना उधर देखे हुए। अब मैं एनसीपी कांग्रेस की बात बोल रहा हूँ। एनसीपी का जो गठन हुआ था वह सोनिया गांधी के खिलाफ हुआ। 1999 में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े, लोकसभा में भी अलग लड़े, विधानसभा में भी अलग लड़े। विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं आया तो कांग्रेस एनसीपी ने आपस में हाथ मिला लिया। उसमें दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को ज़्यादा सीटें थी एनसीपी से, इसलिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना। फिर उसके 5 साल के बाद जो चुनाव हुआ वो दोनों मिल करके लड़े। तो वो मिल करके जो लड़े हैं चुनाव, उसमें एनसीपी को कुछ ज़्यादा सीटें आ गई थी, 1 या 2, दलवी साहब बतलाएंगे अगर मैं गलत बोला हूँ। तो फिर लेकिन उस समय एनसीपी ने कहा कि भाई हमारा ज़्यादा सीटें हैं तो हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमें लगता है कि शरद पवार को लगा कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बना दो, कि अगर एनसीपी का कोई मुख्यमंत्री बना तो हमारा कहीं चैलेंजर ना हो जाए। इसलिए शरद पवार के भी हित में यही था, पर्सनल पॉलिटिक्स के हित में, कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बना रहे। कांग्रेस का बन गया मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद चुनाव हुआ 2009 में, तो उसमें फिर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली, ज़्यादा सीटें मिल गई, अच्छी खासी ज़्यादा हो गई। तो अब है कि कांग्रेस का कहना है कि भाई हम ज़्यादा सीटें लड़ते हैं, हम ज़्यादा सीटें लड़ेंगे। उनकी अपनी जगह पर सही है। शरद पवार को लग रहा है कि हमें एनसीपी लोकसभा में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर शरद पवार को भी लग रहा होगा कि कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा ज़्यादा है, हमारी पार्टी के खिलाफ गुस्सा कम है। तो इनका ये सिर्फ ये नहीं, इनको ये भी लग रहा हो सकता हमारा गठबंधन है जो सत्ता में नहीं आए, लेकिन शरद पवार की नज़र जरूर लगी हुई है कि हमें सीटें ठीक ठाक आए तो फिर एनसीपी या बीजेपी, ये दोनों में से किसी एक की सहायता से, यानी बीजेपी और शिवसेना, क्योंकि इनके सामने दोनों विकल्प खुले हुए हैं। इसमें है कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है एनसीपी के अलावा, लेकिन एनसीपी के आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर इस वक्त सियासी विकल्प की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, वो बीजेपी के साथ, शिवसेना के साथ, राज ठाकरे के साथ नहीं जा सकती। नहीं, कांग्रेस किसी के साथ नहीं जा सकती। कांग्रेस के पास कोई विकल्प, एनसीपी के पास एनसीपी बीजेपी के साथ, शिवसेना के साथ और राज ठाकरे कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, एनसीपी किसी के साथ जा सकती है, इसके सारे दरवाजे इसके लिए खुले हुए हैं। और बीजेपी है जो शिवसेना के साथ तो है ही, बीजेपी राज ठाकरे के साथ भी जा सकते हैं। बीजेपी अगर टूटता है, मैं काल्पनिक बात करूँ, हालांकि हमें नहीं लगता है कि टूटेगा, अगर टूट जाएगा तो हो सकता है राज ठाकरे से बात चल रही हो, कोई न कोई बात कर रहा हो। एनसीपी के साथ भी आपको लगता है बीजेपी एनसीपी साथ हो सकती है? बीजेपी एनसीपी कम से कम चुनाव के पहले तो नहीं होगी जी, चुनाव के बाद है कि फिर अगर एनसीपी के साथ होता है तो फिर सीटों के लिए झगड़ा शुरू होगा। हालांकि ये स्थिति नहीं है अब तक जो भी जानकारी है हमारे पास, ये स्थिति नहीं है कि बीजेपी ये गठबंधन टूटने वाला है। लेकिन अजीत जी, जो इस वक्त सियासी विकल्प होता है, जब चुनाव आते हैं तो लोग समीकरण बनाते हैं, समीकरण में वो ढूंढते हैं कि वो कितने वोट को अपने पाले में लेके आ रहे हैं। और ये जो स्थिति है गठबंधन में, ये टूटने वाला है, ये समीकरण बिगड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है, अभी केसरी साहब को भी सुन रहे थे, कि ये स्थिति नहीं होने वाली है। लेकिन असल मुद्दा जो है एक और है, वो है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मुद्दा है। ये अभी कम से कम कांग्रेस एनसीपी के सामने मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मुद्दा नहीं है। वो नहीं है, कांग्रेस एनसीपी के सामने, कांग्रेस एनसीपी के सामने अजीत पवार अब नहीं चाहेंगे कि वो अपने सियासी कद को और बढ़ाएं। नहीं, मैं चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन एनसीपी का अभी जो उनके सामने जो मुद्दा है, लगातार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से अभी उनको सियासी जमीन, जो कह रहे थे कि खोने के लिए कुछ नहीं है एनसीपी के पास,
देखिए शरद पवार वयोवृद्ध नेता है, अब एनसीपी में उनका आखिरी दौर है, केंद्रीय राजनीति में कम से कम आगे कई सालों तक उनके लिए स्थान नहीं है, कम से कम 5 साल तक। अगर एनसीपी अगर महाराष्ट्र में अच्छा नहीं करती तो एनसीपी का नाम लेवा बाकी बचा नहीं रहेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि राज ठाकरे भी उभर रहे हैं। मराठा राजनीति का ये वो दौर है, कम से कम शिवसेना, कम से कम एनसीपी के लिए, जहां शरद पवार को अपनी जमीन तलाशनी होगी, बचाए रखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी जद्दोजहद है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, केंद्र में सत्ता नहीं है। अगर सत्ता जाती है विधानसभा में तो उसके पास तो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। लेकिन उसके पास ये कहने को है कि हमारे पास, हम इतने सालों तक हम शासन करते रहे हैं, और उसको लगता है कि सत्ता उसके हाथ में इस बार नहीं आएगी। जी, तो असल मुद्दा जो है वो नेता का, आप इसमें मान रहे कि नेता वाला मुद्दा बहुत अहम नहीं इस वक्त, ये आप कह रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी के लिए? मुझे लगता है कि अभी उसके सामने, कम से कम एनसीपी के सामने, नेता का मुद्दा नहीं है, केवल एक चेहरा उभारने की कोशिश है। वहां भी स्थानीय नेताओं का बहुत बड़ा दबाव है, अजीत पवार का दबाव। एनसीपी के सामने तो एक और समस्या है जी, वो समस्या है कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार जी, ये दोनों में भी कि शरद पवार का असली उत्तराधिकारी कौन। अभी तक अजीत पवार का हाथ ऊपर है, उनका कद ऊंचा है, लेकिन कोशिश ये हो रही है शरद पवार की तरफ से, जैसे कि चर्चा है कि वो उनकी बेटी उनकी जगह ले ले। तो अभी सही कहा वर्मा जी ने कि अभी एनसीपी के सामने वो समस्या नहीं है। एनसीपी के सामने समस्या अभी है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करना। मुझे लग रहा है अगर हम ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे तो पोल सिनेरियो में वो उसमें पाला बदल सकते हैं। ये दोनों का जो झगड़ा होगा, बीजेपी शिवसेना का लीडरशिप के क्वेश्चन पर हो सकता है झगड़ा। बीजेपी को कुछ सीटें ज्यादा आ गई शिवसेना से, बीजेपी शिवसेना में असल झगड़ा एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेके भी झगड़ा है। देखिए बीजेपी के पास तो अभी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है नहीं जी, बीजेपी है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां बनना चाहती है जी। तो ये भी चाहिए कि हमारा आदमी बने, लेकिन इसका अभी आदमी कौन होगा वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो इशारा किया है खुद के लिए, अब ये है कि दोनों अगर अलायंस देखा जाए तो उद्धव ठाकरे एक स्वीकृत नाम होना चाहिए, क्योंकि उनका एक इमेज तो बनी हुई है, उनका कद भी बढ़ा हुआ है। यही सवाल एक बार मैं सिर्फ ये सवाल मैं किशोर जी से पूछना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी की बारी आए तो शिवसेना कहे कि हाँ हम 272 के मिशन में आपके साथ हैं, जब उद्धव की बारी आए, शिवसेना की बारी आए तो आप कहें जो जिसका नंबर होगा उसको हम बनाएंगे। पहले हो चुके 5 साल पहले हमारा नंबर ज्यादा था तो विपक्ष मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं था। नहीं, तो डिसाइडेड एक चीज है कि जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका मुख्यमंत्री होगा, ये डिसाइडेड है, वो तय हो गया पिछली बार। इससे पहले हम 2 कम थे जी, 70 के आसपास जब थे, जब एनसीपी और कांग्रेस भी लगभग बराबर थे। इसको लेके गांठ है, गांठ उद्धव के मन में शायद लगती है, पर जिसका नंबर ज्यादा होगा नेचुरल उसका मुख्यमंत्री होगा। पुष्पेंद्र, यही स्थिति है कि जिसका नंबर होगा, या इस पे क्लैरिटी होना चाहिए था साफ इस वक्त तक? देखिए बेसिक बात तो आप सीटों का झगड़ा है, लेकिन आप एक बात, सीटों का झगड़ा है या मुख्यमंत्री पद का झगड़ा है? नहीं, मुख्यमंत्री पद का झगड़ा। देखिए जहां तक उद्धव ठाकरे ने अपने आप को घोषित किया उसके पीछे 2 कारण है। उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर ऐसे में जहां राज ठाकरे एक बड़ा फैक्टर हुआ है, और खासतौर से बाल ठाकरे की मौत के बाद उनको लगता है कि अगर मैं ये कहूंगा तो उसका इफेक्ट बहुत होगा, और जो उनका कैडर है, जो सैनिक है, वो गैल्वनाइज्ड होगा कि पहली बार ठाकरे परिवार से कोई आदमी मुख्यमंत्री होने जा रहा है, उसका उन्हें एडवांटेज मिलेगा, पिताजी के देहांत का मिलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कुल्हाड़ी में पैर मारा है और महाराष्ट्र में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों जगह वो ऐसी सिचुएशन में है जहां सत्ता उनकी आ सकती थी, बन सकती थी, सारे पोल सेटर और पंडित ये कह रहे थे। लेकिन जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, जिस तरीके से आपने पुराने लोगों को छोड़ा, बिहार में 16 साल पुराना गठबंधन खतरे में डाला है, यहां 25 साल का डालने पे उतरे हुए हैं। आप बार बार लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट पे और उस परसेंटेज पे बात कर रहे हैं जिसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एनसीपी के नेताओं के बयान देखिए, एनसीपी के नेता लगातार अटैक कर रहे हैं कांग्रेस पे, और बीजेपी के नेताओं का आप देखिए बयान देखिए कि बीजेपी के जो पार्टी के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा और सबसे पहले अजीत पवार को अंदर डालूंगा। ये जो बीजेपी का डर है, इसीलिए वो एनसीपी पे अटैक कर रहे हैं कि बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की नजदीकी न बढ़ पाए, इसीलिए ये नीचे अटैक नहीं कर रहे। और शिवसेना पूरी तरीके से एकदम शांत है, वो एनसीपी पे कहीं अटैक नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो समीकरण बनेगा इससे दोनों डरे हुए हैं, कुछ दोनों पार्टी महाराष्ट्र की। जी, पार्टी प्रवक्ताओं के कुछ जो बयान है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले
सोनकर शास्त्री साहब जो बीजेपी शिवसेना पे क्या कह रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। हो सकता है कि आज ही ये वापो की स्थिति समाप्त हो और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विचार चल रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं के आपस में बातें चल रही हैं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, और महाराष्ट्र के जो राज्य स्तरीय वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ जो बातें चल रही हैं उससे जल्दी ही कोई परिणाम निकलने वाला है। हम लोग 135 सीटें चाहते थे, हम लोगों ने खुद ही 5 सीटें कम की हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर शिवसेना को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम पीछे हट रहे हैं तो उनको भी थोड़ा पीछे हटने की जरूरत है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं 135 की हमारी मांग थी, हम पीछे हटे हैं, तो शिवसेना को भी चाहिए कि उसका सम्मान करे और वो भी कुछ आगे बढ़ के इसका स्वागत करना सिर्फ करे बल्कि इस गठबंधन को आगे बढ़ाए। तो जहां बीजेपी और शिवसेना गठबंधन पे बीजेपी के प्रवक्ता का ये बयान है, वहां कांग्रेस पे क्या करें वो भी आप सुन लें। उच्च से उच्च स्तरीय की बैठक हो रही है यहां भी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है मैं बड़ा स्पष्ट मानता हूं। उनका शास्त्री जो कांग्रेस पार्टी पे बयान दे रहे वो आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो वहां पर कामयाबी का परसेंटेज था वो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। तो अगर कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र को करनी है तो नेचुरल है कि अगर जो सफलता जिसको ज्यादा मिल रहा है उसको आगे आना चाहिए, उसको महत्व मिलनी चाहिए। यह गठबंधन धर्म के लिए आवश्यक है, यह वहां पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक है, और यह आवश्यक है कम से कम वहां पर जो एक उलझा हुआ वातावरण है उसको सुलझाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पे क्या करें अभिषेक मनु संघवी वो दिखाते हैं आपको। उच्च से उच्च स्तरीय की बैठक हो रही है यहां भी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है मैं बड़ा स्पष्ट मानता हूं कि कांग्रेस का स्टैंड ये है कि हम पूरे रूप से आशावान हैं, आशावादी हैं। हम चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि ये होगा, लेकिन अंततोगत्वा अगर नहीं होता है तो हम अपने कदमों पे खड़े होने की शक्ति रखना हमारे लिए आवश्यक है। चलिए, तो ये आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हुसैन दलवाई साहब। आप तैयारी भी कर रहे हैं अपनी, आप तैयार भी है पूरी तरह से? बिल्कुल जी, ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरी तैयारी हमारी है। ऐसा अगर वो कहे कि नई गठबंधन करना है तो ठीक है, हम अकेले भी जाने के लिए तैयार है, पूरी तैयारी से जी फील्ड में उतरेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हमने हमारी तलवारें मैन करके रखी है, ऐसी नहीं। आप किसी गठबंधन को और तलाशने का प्रयास करेंगे अगर एनसीपी से नहीं होता है? छोटी छोटी पार्टियां हैं वो हमारे साथ आना चाहती हैं, लेकिन गठबंधन हमारा वहाँ जो 4 पार्टी बड़ी पार्टी है जी, उसमें से एनसीपी को छोड़ के शिवसेना या बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता। इतना तत्वहीन राजनीति हम कर नहीं सकते। हमारी राजनीति हमेशा तत्व की राजनीति रही है, विचारों की रही है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए जी। और इसमें कोई और कांग्रेस के लिए ऐसे में कांग्रेस के लिए कौन सा वो चेहरा होगा, कौन सा वो नेता होगा जो कांग्रेस के लिए वोट खींच के लाएगी, जनता को प्रभावित करेगी? कांग्रेस ने जिस तरह से राजनीति की है ना, साफ सुथरा चेहरा हमारे मुख्यमंत्री जी का है। आप अगर वो बीच में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी ये आया है कि पृथ्वीराज चौहान को 21% वोट पड़े और बाकी के 4, 5, 7, 8 ऐसे रहे। ये ध्यान में रखना जी। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पे आज एक है। आज बीजेपी के साथ अगर मुंडे साहब होते तो वो एक लड़ाई तो फाइट हो सकती थी जी। यहाँ लड़ाई वैसी कुछ खास है ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए, आपके लिए अच्छी बात है कि लड़ाई गर्ग साहब से एक सवाल पूछना, मैं आपके पास जी, हमारे पास समय खत्म हो गया है। दलवाई साहब, सिर्फ मैं इतना पूछना चाह रहा हूं कि जिस राज्य में फिरका परस्त ताकतें सत्ता के बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई हैं, वहां आप एनसीपी से अलग चुनाव लड़के जाने के लिए भी कहीं आप तैयार मन बना चुके हैं। यहां फिरका परस्ती से लड़ने के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं देना चाहते। पूरे देश में तो आपने शहादत दे दी सेकुलरिज्म के नाम पे, यहां पे सत्ता की लड़ाई के चलते आप सेकुलरिज्म को की भेंट चढ़ा रहे हैं।
नहीं सर, ये बिल्कुल अभी आपने कहा कि हम अलग जा सकते हैं। नहीं, अलग जा सकते अगर वो अलग होते हैं तो अलग होते हैं, लेकिन आप बन जाइए ना। ये कांग्रेस की तरफ से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। ये है फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को तो कोई भी कंप्रोमाइज करना चाहिए, जो वो करती आई है 70 साल से, यहाँ क्यों नहीं कर रही? कर रही है ना पुष्पेंद्र जी, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ 114 उनकी सीट है। अरे मैं कह रहा हूँ वो आपसे अगर 14 सीटें भी दे तब भी आपको लड़ना चाहिए सेकुलरिज्म के लिए। 25 तक गए हैं, इतना ही नहीं बल्कि हमारे नेताओं ने ये बात स्पष्ट की है कि ये गठबंधन होने के लिए जो सैक्रिफाइस करना है वो करने के लिए तो कर दीजिए पार्टी को, कहिए कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। गर्ग साहब क्या लगता है आपको कि गठबंधन जारी रहेगा या आते आते कहीं टूटने की गुंजाइश? मुझे तो लगता है जारी रहेगा जी, तुम्हें जारी रहेगा ये 1-1.5 दिन का और काम है। 1-1.5 दिन 48 घंटे मैक्सिमम। बहुत एक शब्द में पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है पितृपक्ष के खत्म होने का इंतजार कर रही है दोनों पार्टियां जी, क्यों इससे पहले नॉमिनेशन भरना। गठबंधन तो जारी रखना कंपल्शन है, क्योंकि छोटी पार्टियों मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है। छोटी पार्टियों का उभार कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि एक बार छोटी पार्टियां अगर आ गई इस खेल में तो इनका अपना एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ेगा, जो हो सकता है, जिसकी संभावना बनती है। इसलिए दोनों गठबंधन वहां पे चुनाव लड़ेंगी। जी, मुझे लगता है इंटैक्ट रहेंगी। उपेंद्र जी, लास्ट वर्ड। देखिए, कांग्रेस गठबंधन की सियासत देश में, कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन शायद टूट जाए, लेकिन शिवसेना बीजेपी का गठबंधन बना रहेगा, हमें लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, उपेंद्र जी, अजीत जी, दलवाई साहब, गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।